Good morning, everyone. Welcome to final section of circular motion, where we have promised that we are going to showcase some numericals from this chapter to you, which will actually touch all the concepts that we have studied so far. So without wasting much time, let's jump into the problem one by one. In our first problem, it is given right before us that a particle is suspended from a fixed point. So let me draw it so that you could understand it better. So a particle is suspended by a fixed point. Suppose this is the fixed point, and the string length is 5 meters. Suppose the string length is L and L equal to 5 meters. Okay. Projected from its equilibrium position at such a velocity that string slackens after a particle reaches to a height of 8 meters above the lowest point. If this is the lowest point or the equilibrium point, then particle is about to slacken at a height of 8 meters from its lowest point. Suppose this angle is theta. So particle is going like this. अगर स्ट्रिंग स्लैक नहीं करता या ढीला नहीं पड़ता तो पार्टिकल ऐसे घूम के वापस आ जाता है। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे ही पार्टिकल 8 मीटर फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट गया है तो पार्टिकल की जो स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाती है। सपोज दैट जस्ट बिफोर दिस स्लैकिंग पॉइंट इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो यहाँ कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? यहाँ काम कर रहा है एक mg काम करेगा, ठीक है। ये बॉल जो है सर्कुलर मोशन में, तो इसलिए टेंशन काम करेगा। टेंशन है यहाँ पे स्ट्रिंग में। अगर टेंशन है तो ये टेंशन का mg को अगर हम तोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा? दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, एंड दिस इज mg cos थीटा, एंड इस तरफ जो है mg sin थीटा काम करेगा, mg sin थीटा। तो सर्कुलर मोशन आप देख रहे हैं कि फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लिख सकते हैं t प्लस mg cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो बेसिकली mv स्क्वायर बाई r के बराबर होगा या l के बराबर होगा, बिकॉज l इज द रेडियस। ओके, सो बोल रहा कि जहां पे टेंशन स्लैकन हो जाता है तो एट स्लैकिंग पॉइंट, जहां स्लैक करेगा, टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? रस्सी क्या हो जाएगी? ढीली। तो रस्सी अगर ढीली होगी तो टेंशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r होगा। तो mg cos थीटा इक्वल अगर mv स्क्वायर r होगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगी? अब देखिए यहाँ से आता कि ये 8 मीटर है, यहाँ से आता कि 5 मीटर है, तो ये फिर से 5 होगा, है ना। तो ये कितना बचा? यहाँ से आता कितना हो गया? ये अगर 5 है और ये यहाँ से तक 8 है तो ये 3 हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? b बाई h। तो दिस बाई दिस, तो mg cos थीटा को लिख सकता हूं मैं 5 बाई 3 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और सॉरी l, mm कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5g बाई 5gl बाई 3। तो 5gl 5g का वैल्यू अगर मैं 10 डालू और l का वैल्यू 5 डालू बाई 3, तो दैट मीन्स 25, और ये 250 हो गया, 250 बाई 3। तो 250 बाई 3 जो होगा वो वेलोसिटी होगा जस्ट बिफोर द स्लैकिंग पॉइंट। क्लियर? अब हमसे ये क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड ऑल्सो टू व्हाट हाइट पार्टिकल कैन राइज फर्दर। तो यहाँ पे क्या हुआ है? आप देखिए यहाँ पे टेंशन 0 हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा टेंशन 0 हुआ है, लेकिन पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो है। तो ये वेलोसिटी का अगर हम दो कंपोनेंट निकाले तो एक कंपोनेंट इसका इस तरफ होगा, मान लो ये x है, और एक कंपोनेंट ये होगा, तो ये y है। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है बेसिकली यहाँ से पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह चला जाएगा। तो मुझे ये एंगल थीटा है, मान लो ये थीटा है, तो ये निकालना है। तो ये 90 हो गया, ये 90 बाई थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर ये v है
तो ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट में क्या होता है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है कि मैक्सिमम हाइट में जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, बिकॉज उसके बाद तो पार्टिकल मोशन बाय ग्रेविटी करेगा। मतलब इस स्लैकन पॉइंट आफ्टर द point of slackness particle would move as projectile motion, क्योंकि फिर तो टेंशन में कोई जान ही नहीं रही। तो इसका मतलब अगर मैक्सिमम हाइट y का वैल्यू लिखे तो क्या लिख सकते हैं, UIT माइनस हाफ GT², ठीक है। और या तो दूसरा लिख सकते हैं v² इक्वल टू u² माइनस 2GH। तो v की वैल्यू जो फाइनल वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी 0। u की वेलोसिटी मेरी दी हुई है v sin थीटा, तो h की वैल्यू निकल गई v² sin² थीटा बाई 2g। यहाँ था साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर ये 3 है, ये 4, ये 5 है, तो ये 25, ये 9, तो ये 4 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसी के साथ में ये प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, एंड it can be it is being solved using simple concept of circular motion and the projectile motion that you studied so far. तो अगर किसी ने हमारा projectile motion या circular motion के सारे चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये दोनों प्लेलिस्ट आप देखें, जिससे आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। एट द सेम टाइम आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर होंगे। सो लेट अस मूव अहेड टू आवर सेकंड प्रॉब्लम। लेट्स टेक, यहाँ कह रहा है 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर सिचुएटेड एट ए वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल रखा, यहाँ एक पार्टिकल रखा, यहाँ एक पार्टिकल रखा। The only force acting on the particle are mutual gravitational force। अगर ये तीनों पार्टिकल है एक दूसरे को हम लोग को सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर होती है। दो हमने अभी क्लास 11 के ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी नहीं किया है, बट जब हम आएंगे तब तो उसको हम पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग हम तो जानते हैं ग्रेविटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G m1 m2 बाई r²। ये होता है, पहले लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये m1 एक पार्टिकल है, ये m2 एक पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर r है तो हम फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। ये कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है ये हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चीज हम अंडरस्टूड ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक बात और, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इस तरह का प्रॉब्लम में जहां पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हो, आपको शायद फॉर्मूला दिया हुआ है। सो डोंट वरी। So it is desired that each particle moves in a circle while maintaining the original mutual separation A। मान लीजिए इनकी सेपरेशन A है, ये मेंटेन करके इनको सर्कुलर मोशन में घूमना है। मतलब ये पार्टिकल तीनों सर्कल में ट्रायंगल में बने रहेंगे और सर्कुलर मोशन में भी घूमते रहेंगे। ऐसा कुछ जुगाड़ करना है। ओके, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू ईच पार्टिकल सो दैट अच्छा एंड दे कैन मेंटेन द सेपरेशन एंड टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। ओके, सो देखिए ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे दो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रही है, एक इधर काम कर रही है और एक इधर काम कर रही है। ये दोनों फोर्स जो है, दोनों फोर्स के बीच में कितना है 60 डिग्री का एंगल है। तो हमको पता है कि अगर ये फोर्स F है और ये फोर्स F है तो रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, आपको याद होगा। अगर दो वेक्टर थे P एंड Q, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा था तो होता था P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ये हमने पढ़ा था वेक्टर्स में। और अगर आपको अगर वेक्टर्स नहीं लगाना है तो भी आप बहुत सिंपली इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं एंड इसको जोड़ सकते हैं, तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम फिलहाल इसको ऐसे ले रहे हैं, तो F² प्लस F² प्लस 2F² cos 60 डिग्री, तो ये हो गया 2F² प्लस 2F² cos 60 का मतलब हो गया 1/2। आई थिंक मैं सही कर रहा हूं। तो ये हो गया √3F। तो ये रिजल्टेंट फोर्स काम किया।
ठीक है, अब ये रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है इस तरफ टुवर्ड सेंटर, ये रिजल्टेंट फोर्स है मेरा। तो जो फोर्स टुवर्ड सेंटर काम कर रही है वही फोर्स क्या क्या जनरेट करती है सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स एक्ट्स टुवर्ड सेंटर give rise to centripetal force। तो हम लिख सकते हैं जो रिजल्टेंट फोर्स है वो mv² बाई, ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, मान लीजिए डिस्टेंस को फिलहाल मैं r ले लेता हूं, बाई r के बराबर होगा। अब r की वैल्यू निकालनी है हमें, तो देखिए ये a है, ये a है, ये a है, ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से देखिए डिस्टेंस कितनी होगी, ये निकालना है, सिंपल सा है। तो आप देखिए अगर ये a है तो ये 30 हो गया, है ना। तो अगर a को डिवाइड करें तो ये a cos 30 हो जाएगा, मतलब a √3/2 हो जाएगा ये डिस्टेंस, ये वाला a √3/2, ठीक है। ये भी a √3/2 होगा, ये भी a √3/2 होगा, है ना, सेंटर से डिस्टेंस जो है। तो इसको आप जस्ट खाली इक्वेट करें, इसको लिख सकते हैं √3f इज इक्वल टू mv² बाई r। r को लिख सकते हैं a √3/r इक्वल टू √3a/2 लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ इक्वेट कर दें तो f का फॉर्मूला होता है gm² बाई r² हो जाएगा। देखिए m1 m2 मेरा बराबर है, दोनों बराबर है फोर्सेस, और r² जमा लिख सकते हैं a², दोनों का सेपरेशन a है, mv² बाई r, mm कैंसिल, ठीक है। तो v की वैल्यू जो निकल गई वो हो गया √3gm r बाई a² का रूट अंडर। अब r की वैल्यू जो है √3/2 इंटू a है, तो इसको हम लोग और कर देते हैं, तो 3√3gm √3/2 ऊपर a नीचे a², ये कट गया तो हो गया 3 बाहर आ गया, gm/2a, ये हो गया वेलोसिटी। बाकी ये कैलकुलेशन है, मेजर कॉन्सेप्ट तो यहीं पर है कि मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट करना है एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, आपको नेक्स्ट सवाल में बोला गया व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो सर्कुलर मोशन का जो है इसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2πr, राइट। तो ये 2πr इंटू रेडियस, तो हम लिख सकते हैं 2πr बाई v। v आपका निकला हुआ है, r आपका पता है, टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, और क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो काइंडली आप इसको वापस से हमारे प्लेलिस्ट को एक बार रिवाइज करें और फिर इस प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें। नाउ यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम है, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। मैं उम्मीद करूंगा पहले इस कॉन्सेप्ट को आप खुद सॉल्व करके देखें, मैं सिर्फ आपको आज बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो just you can reach us to us through our comment box and we'll be happy to help you. Sorry. A table with a smooth horizontal surface is turning at a angular speed of omega about its axis. ये मान लीजिए कि एक टेबल है, ये टेबल जो है ये अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। A groove is made on the surface along the radius। एक ग्रूव बनाया हुआ है, ग्रूव तो आप समझते होंगे, एक छोटा सा पतला सा पाइप टाइप का किसी ने खोद के इसमें बना दिया है जिसमें हम कुछ रख सकते हैं, ये ग्रूव है मान लीजिए मेरा। ओके, along a radius and particle is gently placed inside the groove at a distance a from the center। okay, distance at a distance a from the center। okay, मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल को हमने a डिस्टेंस पे रखा हुआ है। Find the speed of particle as the distance from the center becomes L।
मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से, मान लीजिए पूरा का पूरा लेंथ साइज का एल है, तो जब यहाँ आ जाएगा तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करते हैं हम लोग पहले। तो ये पार्टिकल इस ग्रुप में फंसा हुआ है ना, पार्टिकल इस ग्रुप में है। तो ग्रुप का 2 वॉल है, एक तो 3D में समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर तो इसका नॉर्मल लगेगा ऐसे, जो कि नीचे वाला सरफेस, नीचे की तरफ इसका mg लगेगा। ओके, एक तो इस दीवार से लगेगा फोर्स, ठीक है, मान लीजिए इसको n1 कर देते हैं, और इसको कोई इस दीवार से फोर्स लगेगा, इसको n2 कर देते हैं। तो देखिए दाएं बाएं या ऊपर नीचे तो ये जा नहीं सकता है, मतलब इस तरफ का सारा जो है फोर्स जो है इक्वेटेड है, माने n जो है mg को बराबर कर रहा है और n1 जो है n2 को बराबर कर रहा है ना। सो there is no unbalanced force इसको हम एक्सिस का नाम दे देते हैं। चलिए इसको ना, इसको हम काम कर देते हैं, इसको मान लीजिए हम जेड एक्सिस कह देते हैं, इसको ऊपर वाले को वाई एक्सिस कह देते हैं और इधर वाले को एक्स एक्सिस कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स इन जेड एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये पार्टिकल मान लीजिए घूमते घूमते किसी एक पॉइंट पे आ गया, मान लीजिए कि जो पॉइंट है यहाँ से एक्स पे है, सेंटर से एक्स पे है। तो इस टाइम में पार्टिकल पे और क्या फोर्स लग रहा है, ये फोर्सेस तो हो गए, एक और क्या फोर्स लग रहा है, इस पे हम फोर्स जो है बेसिकली पार्टिकल बाहर की तरफ जा रहा है ना, पार्टिकल मेरा बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब मैं अगर इसको ग्राउंड के इस टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करूं घूमने वाले फ्रेम में, मतलब मैं बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो मैं कह सकता हूं कि पार्टिकल पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जो कि एक्स की तरफ हो रहा होगा। सो फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ टेबल there is a centrifugal force, okay, there is a centrifugal force, or centrifugal force is acting on x direction। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस इंस्टेंस में कितना होगा, fx x डिस्टेंस पे कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। और एक चीज देखिए, पार्टिकल जो है फ्रेम मेरा घूम रहा है, फ्रेम क्या कर रहा है, घूम रहा है, और पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है फ्रेम के अलोंग, वेलोसिटी है। तो एक बार जानिए, इस तरह का कंडीशन जो है रियल अर्थ में आप देखते होंगे, अर्थ घूम रही होती है और अर्थ में जो नदियां हैं या हम हैं सबको हम चलते हैं, तो बेसिकली इस तरह के केस में और एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, इस फोर्स के कॉन्सेप्ट को मैंने अभी तक डील नहीं किया है, लेकिन आज सोचा कि इस प्रॉब्लम के बहाने आपसे पूछूं कि एक बार आप इस फोर्स के बारे में पढ़ के आए, सो दैट मैं सोचता हूँ कि इसको अपने नेक्स्ट क्लास में एज एन एडिशनल एंड सप्लीमेंट टॉपिक मैं इसको डील करूं कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, उसका डेरिवेशंस कैसे करते हैं। नॉर्मली कोरियोलिस फोर्स का डेरिवेशन हम लोग निकालना चाहें तो 2m ओमेगा v आएगा मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में अगर मैं बोलूं, ठीक है। तो इसको लेकिन अभी आप समझने की कोशिश ना करें, आप कल इतना समझिए कोरियोलिस फोर्स जो होता है बेसिकली जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, फिलहाल ऐसे समझ सकते हैं कोरियोलिस फोर्स और ये जो है वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर होता है। तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर कौन सा परपेंडिकुलर, वेलोसिटी तो एक्स की तरफ है, तो एक्स की तरफ तो आपका जेड वाई भी परपेंडिकुलर है, जेड भी परपेंडिकुलर है, तो किस तरफ लगेगा ये, तो बेसिकली वाई की तरफ नहीं लगेगा, कि वाई की तरफ तो नहीं लग सकता है, वाई तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये बेसिकली क्या होता है, हमेशा लैटरल बेस लगता है, मतलब या तो इस तरफ लगता है या तो इस तरफ लगता है। अगर वेलोसिटी इस तरफ है, पार्टिकल इधर घूम रहा है, तो इधर या इधर लगेगा। तो मतलब मोस्टली ये कोरियोलिस फोर्स इस कंडीशन में जेड की तरफ काम करेगा, ठीक है, या तो नेगेटिव जेड या पॉजिटिव जेड, वो मैं अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, तो इसको छोड़ दीजिए, है ना, हमारा उतना लेना देना नहीं है फिलहाल इस प्रॉब्लम के लिए। लेकिन एक और एक फोर्स है यहाँ इन्वॉल्व है, वो है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से फिर मैंने देखा आपको क्या बताया कि कोरियोलिस फोर्स चूंकि लग रहा है या तो जेड की तरफ, और जेड की तरफ सारे के सारे फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नॉर्मली अगर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मोशन की संभावना रहती तो कोरियोलिस फोर्स को हम इग्नोर नहीं कर पाते, यहाँ इसलिए इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द जेड डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन में हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि सारे के सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं, ओनली अनबैलेंस फोर्स जो काम कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, m ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब फोर्स को हम कह सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू
एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन का फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, वी डीवी बाई डी एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आप लोग सब कोई भूल चुके हैं तो मैं वापस से बताता हूँ, इसको डी बाई डी टी लिख सकते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगर इसको हमको और अगर मान लीजिए इससे करना है तो अगर मान लीजिए कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx से ऊपर नीचे कर देते हैं, तो देखिए dx dx कट जाएगा, तो dx बाई dt को हम v लिख सकते हैं, तो v dv बाई dx हो गया। ओके, तो v dv बाई dx इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, v dv को एक तरफ रख लिए और ओमेगा स्क्वायर x dx को एक तरफ रख लिए। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, क्योंकि छोटा क्वांटिटी को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, जो कि हमने अपने फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ा था। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी होता था, आप लोगों को याद होगा कि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में। अब x इक्वल टू जब a था तो v की वैल्यू 0 थी, तो हम अगर निकाले तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर, सॉरी c की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू a हो गई, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। तो v स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू हो गया, v स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। अब क्या बोला है कि 2 से तो कट गया, v की वैल्यू हो गई ओमेगा बाहर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आपको क्या बोल रहा है कि जब x की वैल्यू l हो जाएगी तो क्या वेलोसिटी होगी, तो x की वैल्यू l आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बाहर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं थ्रू द नॉन इनर्शियल फ्रेम, दूसरी यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ जो कि कोरियोलिस फोर्स है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में सारे के सारे फोर्स जो है हमारे बैलेंस्ड है, इसीलिए हमें उसका इंक्लूजन नहीं करना पड़ा। लेकिन ऐसा बहुत सारा जगह आता है जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का आपको इंक्लूजन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कोरियोलिस फोर्स आप अपने एंड पे पढ़ें, और अगर आपको डाउट हो तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक सप्लीमेंट के रूप में, सप्लीमेंट अपेंडिक्स की तरह से मैं कोरियोलिस फोर्स का एक डेरिवेशंस आपके लिए प्रेजेंट करूँ अपने नेक्स्ट क्लासेस में। लेकिन मैं ये तभी करूंगा वर्क एनर्जी पढ़ाने के बाद थोड़ा सा करूंगा, सो दैट फिर सर्कुलर मोशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में वर्क एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, थोड़ा इजी पड़ता है सॉल्व करने के लिए। हम वर्क एनर्जी को डायरेक्टली डील करेंगे, उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशंस का ये पर्टिकुलर कोरियोलिस फोर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, and then we will move ahead to different chapters. So with this, we have touched three best problems of circular motions, which is at least touching all the concept of circular motion kinematics and dynamics portion. Like now, there are several other problems like bending of bending of a vehicle or toppling condition that I have already dealt in our previous topics as a part of concept. But if you want कि आपको उनके भी प्रॉब्लम चाहिए, प्लीज हमसे बताएं, हम उनके प्रॉब्लम भी आपके लिए इंक्लूड करेंगे। मेरे हिसाब से जो 3 अच्छे प्रॉब्लम थे मैंने उनको इंक्लूड किया। अगर आपको लगता है कि नहीं और भी कुछ प्रॉब्लम्स होने चाहिए जो कि आपके हिसाब से लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमें रीच करें, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी जरूर मदद करेंगे। विद दिस, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।